MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। एक बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं, एक बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। और बड़ी बात इस वक्त यह है कि एक राष्ट्रपति को किडनैप किया गया है, एक राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया है। एक राष्ट्रपति को किडनैप किया है और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं। अब तक आपने यह सुना होगा कि गुंडों ने किसी को किडनैप कर लिया है, किसी व्यक्ति का अपहरण हुआ है, तो कुछ ऐसे अराजक तत्व आए जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया। लेकिन इस बार एक देश ने यह दादागिरी की है और एक प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया है, परिवार समेत उसको कैप्चर कर लिया गया। और उस देश का राष्ट्रपति यह खुलकर ऐलान कर रहा है, एलानिया कह रहा है कि हां हमने कैप्चर किया है। जो कैप्चर हुआ है उसका नाम है निकोलस मदुरो और जिन्होंने किडनैप किया है वो है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों आज सवाल बहुत स्पष्ट है, आज महाभारत का सवाल बहुत साफ है कि कहां है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कहां है यूरोपियन यूनियन, कहां है संप्रभुता के पैरोकार। ये सब अपने बिल से निकलते हैं केवल तब जब अमेरिका चाहता है, और जब अमेरिका खुद यह दादागिरी करता है तो ये सब के सब खामोश हो जाते हैं, खामोश होकर सो जाते हैं, या फिर केवल एक औपचारिकता वाला बयान जारी कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। पेंटागन ने ऑपरेशन मदुरो को अंजाम दे दिया। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने सिर्फ मदुरो को कैप्चर ही नहीं किया बल्कि वेनेजुएला को तबाह और बर्बाद भी किया है। क्या इमारतें, क्या आर्मी बेस, क्या एयरफोर्स बेस, क्या नेवल बेस, सब धुआं कर दिया गया दर्शकों। और दोस्तों आपको एक एक तस्वीर में दिखाऊंगा, आपको एक एक करके अपडेट आपको बताऊंगा। मेरे पास इस वक्त 20 बड़ी खबरें और लगातार बड़ी खबरें आती जा रही, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल के शिवाज जी जुड़ रहे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ इस वक्त मेजर समरपाल तूर हैं जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल मयंक चौबे कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं। एनएनडी दुबे साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। बड़ी खबर यह कि मदुरो को अमेरिका ने बंधक बना लिया है। ट्रंप ने यह दावा किया कि मदुरो और उनकी पत्नी को हमने पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। मदुरो को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मदुरो कहां है, कैसे है, किस हाल में है। वेनेजुएला के लोगों को हो सकता है कि उनकी चिंता हो, वहां के प्रशासन को चिंता हो, लेकिन ट्रंप ने खुलकर कहा है कि मदुरो को हमने कैप्चर कर लिया है, घर में घुसकर कैप्चर कर लिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह तस्वीरें भी दिखा रहा हूं कि यह कैप्चर करने के लिए अमूमन क्या होता है, किसी को बंधक बनाना होता है तो कैसे बंधक बनाया जाता है, लेकिन बंधक बनाने के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ऑपरेशन की जानकारी साझा करेंगे, ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन कैसे हुआ इसकी जानकारी हम साझा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मदुरो के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा और बाकायदा इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा रात में 9:30 बजे। ट्रंप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, पूरी डिटेल बताने वाले हैं। यानी एक तो दूसरे के घर में घुसकर राष्ट्रपति को किडनैप किया, फिर कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि ऑपरेशन कैसे शानदार रहा। और यह भी बड़ी बात है कि पूरा का पूरा एक तरह से वेनेजुएला जो है वो अंडर अटैक है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये धमाके आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बड़े बड़े फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और साथ साथ ये भी आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल 2 घंटे लगे।
2 घंटे में एक राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया गया। यह ऑपरेशन वेनेजुएला, इस पर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को हमने पकड़ लिया है, उनकी पत्नी को यूएस फोर्स ने पकड़ लिया है, मदुरो को देश से हम बाहर लेकर आए। यूएस फोर्स ने यह काम किया है, ट्रंप ने दावा किया और यह भी कहा कि यह बड़ा शानदार रहा, यह ऑपरेशन बड़ा सफल रहा। यूएस की डेल्टा फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये ऐलानिया लहजे में कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसके एक नहीं कई मायने हैं, इसकी एक नहीं कई इसके अंदर के हिडन फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि अपने दम्भ को पोषित करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए जो ये हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसको आप समझिए। एक पूरा का पूरा देश अंडर अटैक है, वेनेजुएला अंडर अटैक है, ये आप समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका ने भीषण हमला किया है, 7 जगहों पर बड़ी बमबारी की गई है, काराकास समेत 4 शहरों पर सीधा अटैक बोल दिया गया, धावा बोल दिया गया। वेनेजुएला में आपातकाल इसके बाद घोषित करना पड़ा है। वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक देखे गए हैं, जी हां, टैंक दौड़ रहे हैं। यूएस ने पहले वेनेजुएला की घेराबंदी की थी, यह हम आपको लगातार बताते रहे रिपोर्ट के अलग अलग हिस्से में कि किस तरह से चारों तरफ से उस वेनेजुएला को घेरा गया और वेनेजुएला के पास युद्धपोत तैनात किए गए। वेनेजुएला में इसके बाद रात में 2 बजे, अमेरिका के समय के लिहाज से रात में 2 बजे, भारत के समय के लिहाज से दिन के लगभग 11 साढ़े 11 बजे यूएस के 16 फाइटर जेट दाखिल होते हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर दाखिल होते हैं, 6 सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है, बड़े बड़े एयरबेस बर्बाद किए जाते हैं। मिरांडा एयरबेस पर क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर अटैक किया गया, तबाही मचाई गई। वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय को भी सीधे तौर पर अटैक किया गया, हमला किया गया। हमले में अपाचे और चिनूक का इस्तेमाल हुआ। चिनूक से काराकस में डेल्टा फोर्स उतारी गई और जो डेल्टा फोर्स इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है, वो जो डेल्टा फोर्स है, उस डेल्टा फोर्स ने वहां के राष्ट्रपति को जाकर पकड़ा है। और आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसकी एक सूरत। अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, एक बहुत बड़ा देश और एक बहुत ताकत के रूप में एक बहुत छोटा सा देश। ये एक तरह से 12-13 गुना अमेरिका की कैपेसिटी बड़ी है वेनेजुएला से, अगर आप फायर पावर की बात करेंगे तो। लेकिन जरा देखिए हुआ क्या है, इस देश के ऊपर यह हमला किया गया। आपको सत्ता परिवर्तन करना है, रिजीम परिवर्तन करना है, उसका एक तरीका होता है, लेकिन यह तरीका डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं तो युद्ध रुकवाने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन ये देखिए हमले के बाद किस तरह से आग के बवंडर तूफान बनकर इस तरह से उठ रहे हैं, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और सारे के सारे अपने मिलिट्री बेस, एयरफोर्स के बेस, नेवल बेस, सब कुछ निशाने पर लिया और यह बताने की कोशिश आप कर रहे हैं कि हम शांति पाने वाले लोग हैं। ये ड्रग्स का बहाना किया, तेल आपके निशाने पर था, ये सारे लोग जानते हैं। वेनेजुएला पर भीषण प्रहार हुआ, भीषण हमला हुआ, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे साथ एम्बेसडर वोहरा जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वोहरा के पास हम चलना चाहते हैं यह समझने के लिए। एम्बेसडर वोहरा देखिए, ये देखिए इस वक्त वोहरा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लंबा तजुर्बा वोहरा साहब आपको है दुनिया को देखने का। मुझे बताइए कि अगर रिजीम चेंज करना है, अगर आपको कहीं का राष्ट्रपति पसंद नहीं है, आपके मतलब से काम नहीं कर रहा है, तो आप जैसे एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं ये बताने के लिए कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है, या उनके घर में 16-17 फाइटर जेट लेकर घुस जाओगे, पूरे उनके मिलिट्री बेस तबाह कर दोगे और फिर बताओगे कि राष्ट्रपति को मैंने कॉलर पकड़कर उठा लिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करता। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर, थैंक यू। मैं देश की राजधानी में नहीं हूं, कहीं और हूं, सो आई एम रीचिंग। पहली चीज, ये पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका ने ऐसा किया हो। 1988 या 89 जब मैं यूएस में था तो पनामा के एक तानाशाह होते थे, द आर्मी चीफ, अनइलेक्टेड लेकिन एक्चुअल डिक्टेटर थे, उसका नाम था मैनुअल नोरिएगा। और नोरिएगा साहब CIA के एक एजेंट होते थे, बाद में आपस में फूट पड़ गई, तो फिर पनामा में घुस के उसको बाहर निकाला और ये बोला कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, ये करता है, वो करता है। 40 साल सजा दी यूएस में, 15-16 साल के बाद छोड़ दिया, फिर फ्रांस गया, वहां पे सजा हुई, फिर वो मर गया। नाउ चार्जेस उस पे लगे थे ड्रग ट्रैफिकिंग। सर द डे इन्होंने कहा कि इसके अगेंस्ट भी ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस है मदुरो, हम लोगों को पता लग गया था कि इसका खेल अब खत्म होने वाला है।
हमेशा एक बहाना ढूंढते हैं। लिबिया को तोड़ा था गद्दाफी को, क्यों? अपने लोगों को मार रहा था। सीरिया के बशार अल असद, आप आतंक को सपोर्ट कर रहे हो। सदाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कुछ भी सही नहीं था, लेकिन कौन पंगा लेगा इनसे? अभी आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात, वो तो स्लीपिंग ब्यूटी है, सर ब्यूटी भी नहीं है, स्लीपिंग अगली है। 5 जो वहां महारथी जो कौरव बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, रूस ने निंदा की है ना इस अनप्रोवोक्ड अग्रेशन की, तो आपने टाइगर यूक्रेन में क्या किया था जी, राइट और रॉन्ग आपने भी तो किया था। और जब भी सिक्योरिटी काउंसिल उसकी निंदा करने जाती थी, एक उंगली ऊपर जाती थी वीटो की, रशियन एम्बेसडर की। अब फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी और एक उंगली ऊपर जाएगी वीटो की, वो होगी यूएस एम्बेसडर। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट सर। और ट्रंप के साथ कौन पंगा लेगा सर? कौन पंगा लेगा? ये बड़ी बात है। मेरे साथ आप रहिए वोरा साहब, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने जिस तरफ इशारा किया है कि रूस ने क्या किया, एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बताना चाहता हूं। अमेरिका के हमले के बाद रूस ने मांग की है कि यूएनएससी की बैठक बुलाई जाए, यूएनएससी में बैठक की जाए और इस पर डिस्कशन किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, यह वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है। रूस ने यह मांग की है, अमेरिका के हमले के बाद रूस ने यह मांग की है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस पर डिस्कशन करे, इस पर बात करे। लेकिन बात करने से होता क्या है? और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो हमने चार्टर बनाया हुआ है उसको फॉलो किया जाए। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला पर हमले पर सबसे नई खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमेरिका पहले ही हमला करने वाला था, क्रिसमस के दिन इन लोगों ने प्लान कर लिया था कि हमला होना है, और नाइजीरिया पर हमले के कारण इसमें देरी हुई है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यह पहले अटैक करना चाहते थे, ये पहले हमला करना चाहते थे, लेकिन जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि नाइजीरिया पर जो हमला हुआ उसकी वजह से इसमें डिले हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ वोरा साहब जुड़े हुए हैं। वोरा साहब, मैं चाहता हूं एक और आपका कमेंट इसी बात को लेकर कि यूएनएससी से कहा जा रहा है कि आप बैठक कीजिए, रशिया कह रहा है, चाइना कह रहा है, इससे क्या होगा? इससे कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? इन मीटिंग्स का कोई परिणाम निकलता है क्या? दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि कोई परिणाम होगा। मैं सीधा बताता हूं, ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या कहा था कि हम लोग अंदर गए हैं विद यूएस लॉ इन्फोर्समेंट, यानी एक लॉ की समस्या, एक कानूनी समस्या यूएस में कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है। उसके शब्द बड़े ध्यान से पढ़िएगा सर। ये नहीं बोला कि हमने इन्वेजन किया है, लॉ इन्फोर्समेंट किया है कि एक मुजरिम को हम बाहर ला रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर, कुछ नहीं बदलेगा, किसी में दम नहीं है इसकी मुखालफत करें। आप जितना मर्जी शोर मचाते रहिए, अंतरराष्ट्रीय में ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला। वो कोलंबिया असलम में बोल रहा है वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, नथिंग। किसमें दम है इस समय अमेरिका को रोके? आई जस्ट कंक्लूड सर, 7 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे, भविष्यवाणी में नहीं करता हूं, बट 52 साल का तजुर्बा है डिप्लोमेसी, 7 दिन के अंदर अंदर ईरान इज द नेक्स्ट टारगेट सर। आप देखिएगा सर, इसको खत्म कर दिया है, जेल जाएगा, इसको 50 या 60 साल की जेल होगी, ये मर जाएगा जेल के अंदर, लोग भूल जाएंगे। ईरान इज द नेक्स्ट टारगेट। ये ट्रंप का खेल है और ट्रंप को कोई हरा नहीं सकता सर। और ये सीधी बात है जो आप कह रहे हैं, इजराइल इज द नेक्स्ट टारगेट। ये इजराइल के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ये इजराइल के नेता बोल रहे हैं, ये इजराइल के नेता खुलकर कह रहे हैं कि ईरान थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि अब ये जंगी बेड़े उस तरफ मुड़ने वाले हैं, ये जंगी जहाज उस तरफ मुड़ने वाले हैं। और तूर साहब के पास मैं चलना चाहता हूं। तूर साहब, आपको मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि कोई अंडर कवर ऑफिसर है जो कहीं बड़े ऑपरेशन पर है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन ये अंजाम दिया है अमेरिका ने। और जैसा कि वोरा साहब इसको बता रहे हैं कि ये किसी से रुकने वाले नहीं हैं, ये भाषण आपको शांति पर देंगे, ये भाषण आपको संप्रभुता पर देंगे, देशों की ताकत पर देंगे, लेकिन फिर किसी भी राष्ट्रपति को आप अंदर घुसकर उठा लेंगे और उसका ऐलान भी करेंगे। देखें, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसका जवाब अब कभी भी यूएसए को मिलेगा। और सबसे हैरानी वाली चीज है कि जो रशियन इक्विपमेंट और जो चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस वाला इक्विपमेंट है, अब वो वल्नरेबल है। The Americans can walk into वेनेजुएला और ये सामान को ले जा सकते हैं, इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और एक और नैरेटिव सेट हो गया है कि चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज अ फेलियर, क्योंकि जैसे आप इमेजेस देख रहे हैं
जी। एयरक्राफ्ट्स यूएसए के फ्लाई कर रहे हैं और किसी ने इन्हें रोका नहीं है कि इन्हें नहीं मारना है या इन्हें मार के नीचे नहीं गिराना है। तो क्या हो गया चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को? तो ये सीधा सीधा बयान करता है कि पहली चीज की चाइनीज एक्सपोर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट इनइफेक्टिव है, और जो पाकिस्तान का नरेटिव था ऑपरेशन सिंदूर का जी। वो यहाँ पे नष्ट नाबूद हो जाता है और सारे मुझे शक दूर हो मुझे जाते हैं। तो मुझे तो नंबर एक एक। बड़ी बात नंबर लग रही दो, है तूर साहब, अगर कोई फाइटर जेट आए, मान लीजिए F-35 आए, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाए, तो फिर समझ में आता है कि हाँ भाई और अच्छा इक्विपमेंट चाहिए हमें इसके लिए, और अच्छा रडार चाहिए। यहाँ तो शिनूक यहाँ उड़ पे रहे तो हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। यहाँ तो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, यहाँ अटैक हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। इनको कोई रडार से थोड़ी डिटेक्ट करना पड़ता है, ये तो नंगी आंख से दिखते हैं। और इनको अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इनको नहीं मार गिरा पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? और किस बात के आपके पास इनकी फायर कैपेसिटी बता रही है कि 232 के आसपास इनके पास फाइटर जेट्स हैं, वो किस लिए रखे हुए हैं? देखिए सीधी सी बात है, अब कन्फ्रंटेशन ताइवान को लेके बढ़ेगी, और जैसे कि वोरा सर ने कहा कि अगला टारगेट ईरान है। देखिए ईरान में रेवोल्यूशन शुरू हो गई है, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई है। वेनेजुएला में भी सेम स्थिति थी कि सैंक्शन इतने ज्यादा थे, इन्फ्लेशन इतनी हाई थी कि मेडिकल केयर, नॉर्मल खाने का सामान इतना महंगा हो गया था कि जो अवाम है वेनेजुएला की वो तंग आ चुकी थी। और ये मैं आपको बता रहा हूं, हुगो चावेज उससे लेके उन्होंने 20-30 साल इन्होंने रूल किया, उसके बाद ये मडूरो आ गए, सक्सेसर ऑफ हुगो चावेज। सारे ठीक है तूर साहब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने निंदा की है, इस हमले की निंदा की है। अब आप समझिए, मैं इसको समझाना भी चाहता हूं, बड़ी खबर बताना भी चाहता हूं। कहा है कि यूएन चार्टर का सम्मान हो। यूरोपियन यूनियन ये कह रहे हैं कि यूएन चार्टर का सम्मान हो, लेकिन कौन सा चार्टर है भाई, और इसका सम्मान कब हुआ है जो ये नए सिरे से सम्मान चाहते हैं? यूएन चार्टर का सम्मान हो, यूरोपियन यूनियन ये कह रही है, इस हमले की निंदा कर रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कड़ी निंदा करते हैं, सम्मान होना चाहिए, लीजिए सम्मान नहीं करते ट्रंप ने कहा, फिर आप कर क्या रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, और इस सवाल का कोई हल मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला में मदुरो समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। मदुरो को अगवा करने को इन लोगों ने अलोकतांत्रिक बताया है। ट्रंप के खिलाफ मदुरो समर्थकों ने प्रदर्शन किया है, और यह केवल अलोकतांत्रिक जैसी स्थिति नहीं है, यह अराजकता है। और ये देखिए, ये मदुरो के कुछ समर्थक हैं, लेकिन इस घटनाक्रम से 2-3 चीजों का सबक लेना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं AK सिबात साहब आपके पास आते हुए ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जितनी क्षमता है उतना ही बोलो, जिस दुश्मन से लड़ सकते हो, जिसके लिए तैयारी है, उसी के सामने छाती तानकर खड़े रहो। और तीसरी बात, अपनी जनता को परेशान मत करो कि अगर तुमको पकड़ भी लिया जाए तो 50-60 लोग आए केवल सड़क पर और फिर कहें कि भाई अलोकतांत्रिक हो गए। आपके देश की जनता भी ढंग से नहीं निकल रही। शिवाज जी। हाँ बिल्कुल, देखो राम मोहन, ये सच्चाई है कि अमेरिका ने 3-4 महीने पहले ही मन बना लिया था कि वहाँ रजीम चेंज करनी, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रो अमेरिकन रजीम हो। और इसकी वजह सिंपल है कि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल फील्ड हैं, सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं, और ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं इंटरनल डिसेंट भी था वेनेजुएला में, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी। ऑयल इतना होने के बावजूद भी वहाँ पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे गिरता जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो रूल कर रहे थे जो मदुरो, वो भी एक प्रकार के डिक्टेटरशिप टाइप था। तो ऐसे में अमेरिका ने सोच लिया था कि वो अपने बैकयार्ड में प्रो अमेरिका गवर्नमेंट लाएंगे, और इसीलिए उन्होंने, अगर आप पुराने 3-4 महीने से हरकत देखें, उन्हें US फोर्ड को लेकर आया जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वारशिप लगाई, फ्रिगेट लगाई, पेट्रोलिंग की, और इसको काफ़ी टाइम दिया कि भाई आप नेक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में हैं, आप अपना देश छोड़ सकते हैं क्योंकि रजीम चेंज होनी है। मगर कहीं ना कहीं निकोलस मदुरो को चीन और रूस पे इतना भरोसा था, वो नहीं माने। और अब जो ऑपरेशन किया है, मुझे लगता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया है US ने। वो क्यों किया है कि डेल्टा फोर्स को ले जाते हैं, 6 टारगेट्स को हिट करते हैं, पूरा अटेंशन डाइवर्ट होती है, एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करते हैं और अपनी डेल्टा फोर्स को वहाँ छोड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने 2 महीने पहले, जस्ट होल्ड ऑन,
उसने 2 महीने पहले अपने सीआई के एजेंट से वो इन्फिल्ट्रेट कर दिए थे, वहां पर स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर को भी किया था। तो ये काम जो है एकदम, इसीलिए इसको कहेंगे बिना किसी वजह 6 आधे घंटे में ये निकोलस मोदुरो को और उसकी वाइफ को उठा भी ले जाते। तो ये सच फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बिना ज्यादा कैजुअलिटी के ये ऑपरेशन डेल्टा फोर्स अमेरिका ने किया और कानो कान खबर नहीं हुई ना वेनेजुएला को। अब बात आ रही थी क्या यूनाइटेड नेशन में कुछ चल रहा है। मुझे कर्नल चौबे को थोड़ा सा इन कराना है। मुझे एक डाउट है कि क्या मिलिट्री भी कंप्रोमाइज थी? क्या मिलिट्री भी वहां की कंप्रोमाइज थी? वो कह रहे हैं कि देखिए हम हार नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आपको चारों तरफ से गिरा जाए, आपको चारों तरफ से पता है कि कौन कहां पर दाखिल होने वाला है। सीआईए के लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कोरेना मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं। मदुरो ने कोरेना को चुनाव लड़ने से रोका था। कोरेना मचाडो को नोबेल प्राइज भी मिला था, आपको याद होगा, जिसके लिए ट्रंप मरे जा रहे थे। वो नोबेल प्राइज जो है मिला था मचाडो को। उनकी तस्वीर भी देखिए, मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं। और वो ये कह रहे हैं, मारिया कोरेना मचाडो, उनका एक बड़ा बयान आया है। दर्शकों, एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मचाडो का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, मारिया कोरेना मचाडो का बड़ा बयान आया और मचाडो ने कहा कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। इससे आप समझ जाइए कि होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। लेकिन चौबे जी, मैं आपको इस बात पर लेकर आना चाहता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है चौबे जी, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। अमेरिका ने 3 जनवरी वाला जो इतिहास है वो दोहराया है। 3 जनवरी 1990 को पनामा के तानाशाह का यूएस के सामने सरेंडर होता है। एक बड़ी बात, 3 जनवरी 2020 को यूएस ने कासिम सुलेमानी की हत्या की। दूसरी बड़ी बात, फिर 3 जनवरी को यूएस ने वेनेजुएला पर यह हमला कर दिया। ये 3 जनवरी का इतिहास क्या है ये भी आपके सामने होना चाहिए। लेकिन चौबे जी, मुझे बताइए कि आपके देश को कोई घेर रहा है और इतनी आसानी से ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी वाली जो वैन चलती थी जिसमें किडनैपिंग होती थी, ओमनी वैन, जिसका दरवाजा खुलता है, 2 लोगों ने डाला और अंदर ले गए। ये राष्ट्रपति हैं कि सड़क पे घूमते हुए कोई व्यक्ति? चौबे जी, ऑडियो नहीं आ रहा सर आपका। जी, इस ऑपरेशन को आप ये मान के चलिए कि ये मुकाबला ऐसे 2 फरीकों के बीच में था जो कि इनकंपेरेबल है, इनका कंपैरिजन हो नहीं सकता। वेनेजुएला जो है वो टोटली ओवरवेल्म्ड है अमेरिका की माइट के आगे। वेनेजुएला वहां पर टिका इसलिए हुआ था क्योंकि उसके ऊपर रशिया की पुष्ट बनाई थी। रशिया का एक ये लिंचपिन था वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। रशियन यहाँ पर शिप्स आके डॉक करते थे, रशियन मिलिट्री का सपोर्ट है, वो अपनी एक्सरसाइज इनके साथ में मिलकर करते थे। नंबर 2 देश इनके साथ में मिला हुआ था, वो था क्यूबा। क्यूबा का इनको इंटेलिजेंस का सपोर्ट था, क्यूबा का इनके साथ में ऑयल का मुआहदा था। आप मुझे तेल दीजिए, मैं आपको सिक्योरिटी कवर दूंगा। तीसरी चीज आती है ईरान की, जिसके बारे में जिक्र किया गया था अभी। ईरान जो है इसका ऑयल स्वैपिंग का इनके साथ में अरेंजमेंट था। दूसरा, ईरान को रेलवेज देता था वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला अगर ईरान से तेल आयात करता है तो एक सैंक्शंस को तोड़कर उससे तेल ले रहा है और उसी प्रकार से तेल इनको निर्यात करते हैं, क्योंकि हेवी ऑयल जो था वो वेनेजुएला से प्रोड्यूस होता था जी। तो इनके साथ एक और देश आता है चीन। अब चीन जो है वो एनर्जी इंपोर्ट करता है वेनेजुएला से, लेकिन बाकी 3 देश जिनका मैंने नाम लिया है वो चाहते हैं कि मादुरो की सरकार वहां पर रहे और कोरिना मचाडो जो है वो ना आ पाए। परंतु चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी जाए या कोई भी आए। ये इन सब देशों के बीच के डायनामिक्स का डिफरेंस है। दूसरी बात, इतने आराम से केक वॉक कैसे मिला वहां पर अमेरिकन फोर्सेस को? किले के दरवाजे अक्सर अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं तोड़े जाते। ये बड़ा एग्जाम्पल होगा और मैं इस बात से तूर साहब जरूर इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति साहब जो थे इतने पॉपुलर नहीं थे। सन 2019 में एक रायशुमारी की जाती जिसमें पॉपुलैरिटी चार्ट्स में केवल इनको 4% वोट मिलते हैं। रायशुमारी 2023 में होती है जब इनके अगेंस्ट में पिटेड थी मिस मकादो, जिनको कि अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है।
उस समय मदीरो को 17% वोट मिलते हैं इनके सामने, यानी कि ओवरवेलमिंगली पॉपुलर थी ये लेडी इस समय आ रही है। मुझे इस समय बांग्लादेश की कॉपी बुक फैशन इस समय दिखती दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके डिफेंस मिनिस्टर जो जो आप तेल का एंगल समझा रहे हैं, असल में एंगल वही है, ड्रग्स बहाना रहा और तेल इनका निशाना रहा, वहां के खनिज इनके निशाने पे हैं। ये कोई दाएं बाएं इससे नहीं जा सकता, वो पूरा मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अमेरिका की अदालत में मदुरो पर मुकदमा चलेगा। एक और बड़ी खबर, कोर्ट का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं मदुरो। मदुरो के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, यानी कि अब जो अदालत में मुकदमा चलेगा वो अमेरिका की अदालत में चलेगा। और कोर्ट का सामना करने के लिए जानकारी है कि न्यूयॉर्क पहुंचे हैं मदुरो के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। और उनके साथ क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। AK सिवात जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक ग्राफिक्स दिखाऊं मैं आपको। ये तेल का खेल क्या है, ये तेल का खेल क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा का सारा मामला यहीं पर आकर अटक जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बड़ा अच्छा तेल, बड़ा सस्ता तेल ये वेनेजुएला के अंदर जो खनिज मिलता है, जो तेल के भंडार हैं वहां पर मिलता है। और 2018 में यूएस वेनेजुएला से तेल खरीदता था 5 लाख बैरल कच्चा तेल ये प्रतिदिन खरीदता था। वेनेजुएला के तेल में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा वहां के एक्सपर्ट्स बताते हैं। अमेरिका के लिए ये तेल के एक अच्छे सोर्स के तौर पर जाना जाता था, लेकिन यूएस वेनेजुएला में तेल के दाम को लेकर विवाद हो गया, पैसे को लेकर विवाद हो गया। ये एक बड़ी बात थी। अमेरिका ने तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाया, वहां की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, वेनेजुएला के ऊपर एक एक करके कई और प्रतिबंध थोप दिए गए। वेनेजुएला ने अपना तेल चीन को बेचा, रोक के बावजूद चीन को बेचा। रूस और ईरान को तमाम तरह के डिस्काउंट्स दिए, तेल की सप्लाई की। वेनेजुएला के फैसले के बाद यूएस से तनाव बढ़ा और वेनेजुएला ने जो ये तेल की सप्लाई की है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको अगर पानी खरीदना है तो पानी से भी कई बार सस्ती डील हुई है, इतने डिस्काउंट्स दिए गए हैं। वेनेजुएला पर यह हमला क्यों हुआ, इसको भी एक नजर में आप समझ लीजिए। दरअसल यूएस ने कहा कि ये लोग सारे मिलकर ये ड्रग्स तस्करी कर रहे हैं और ये ड्रग्स की सप्लाई इधर भी करते हैं, यानी कि हमारे देश में भी करते हैं। ये ड्रग्स का बड़ा कार्टेल चलाते हैं और मदुरो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये आरोप लगाया, ये भी कहा कि यूएस में अवैध प्रवासियों की एंट्री करा रहे हैं मदुरो और ये यहां पर अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप उनके ऊपर पहले से ही थे, उनको एक तरह से तानाशाह के रूप में वहां देख रहे थे। मदुरो को बहुत पहले से अमेरिका ने यह कह दिया था कि हम उनको राष्ट्रपति मानते ही नहीं हैं और मदुरो ये आरोप लगाते रहे कि यूएस अपना पूरा कंट्रोल वेनेजुएला के ऊपर चाहता है। ये सारी की सारी चीजें जो निर्धारित हुई हैं। और AK सिवात जी के पास मैं चलना चाहता हूं। AK सिवात साहब, ये पूरी की पूरी परिस्थिति जो बनी है, इसमें केवल ये तरीका अपनाना अमेरिका को क्यों बेहतर लगा? क्या इस तरीके के अलावा मदुरो को वहां से निकालना संभव नहीं था? क्योंकि अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने ड्रग्स कार्टेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके खात्मे के लिए हमने ये ऑपरेशन अंजाम दिया है। हाँ बिल्कुल, देखो एक प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया, एक इकोसिस्टम बनाया गया। 3-4 महीने से ये दिखाया गया कि भाई वेनेजुएला जो है नेक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल माइग्रेशन करा रहा है अमेरिका में और हमको इसको बदलना है और इसीलिए उन्होंने अपने शिप्स को लगाया, एयरक्राफ्ट कैरियर को। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया अमेरिका ने कि भाई ये जो निकोलस कोरोनो है ये एक प्रकार से क्रिमिनल है और इसके अगेंस्ट केसेस भी न्यूयॉर्क में डाले। और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि निकोलस कोरोनो जो है ड्रग ट्रैफिकिंग तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, वो इलीगल, उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे ऑयल के, मगर वो इलीगली दे रहे थे। अब ये सच्चाई है कि ये तो बहाना था, असली में अमेरिका को 2 चीजें करनी है। एक तो वहां पर जो ऑयल है, सबसे ज्यादा ऑयल की रिजर्व जो है वो वेनेजुएला में, उसको कंट्रोल करना। दूसरा, एक ऐसी रजीम लानी जो प्रो अमेरिका हो, क्योंकि ये बैकयार्ड में है, तो वो नहीं चाहेगा अमेरिका की ऐसी गवर्नमेंट हो वेनेजुएला में जो एंटी अमेरिका। क्योंकि आज की तारीख में निकोलस मदुरो अपना जो 80% ऑयल था वो चीन को दे रहा था। चीन का दबदबा वहां पर बढ़ रहा था और उसको कहीं ना कहीं भरोसा भी चीन और रूस और ईरान पे था। कुछ नहीं हुआ, आधे घंटे में सारा ऑपरेशन खत्म और निकोलस मदुरो जो है वो हिस्ट्री हो गया, उसको लेके चले गए हैं
डेल्टा फोर्स अभी आप न्यूयॉर्क में अमेरिका में इसके ऊपर केस चलेंगे, ये जेल में रहेगा। अब बात आती है कि क्या कुछ हो सकता है वेनेजुएला में? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां CIA के एजेंट्स हैं, वहां पर काफी स्लीपर सेल हैं, अंदर से भी वहां से आपको लगता है एक प्रकार से लोगों ने वो क्यों, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, ह्यूमन राइट वायलेशन थी। तो वो सच्चाई है कि अंदर से भी कहीं ना कहीं लोगों ने साथ दिया है। और अब कौन आएगा ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, मगर जो भी आएगा वो प्रो अमेरिका होगा। और अब क्या इसको यूनाइटेड नेशन से जो सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, अमेरिका उसको वीटो कर देगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो 40 है। आज की तारीख में आप किसी भी P5 पे कुछ एक्शन नहीं कर सकते, वो इसको वीटो कर देंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। हफ्ते ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। साउथ अफ्रीका का बयान आया है इस घटना को लेकर। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं, साउथ अफ्रीका का बयान आया। साउथ अफ्रीका ने इस घटना को किडनैपिंग बताया है। किडनैपिंग बताया है कि ये किडनैपिंग है दरअसल राष्ट्रपति की। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई देश जो हैं वो निंदा भी कर रहे हैं, किडनैपिंग भी बता रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट जमीन पर नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपके सपोर्ट का कोई खास मतलब है नहीं। तूर साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तूर जी, मुझे ये बताइए कि क्या चीन के मौखिक सपोर्ट का कोई मतलब है? क्या रशिया के मौखिक सपोर्ट का कोई मतलब है? ये तो सीधे सीधे खरीदार हैं। ईरान के मौखिक सपोर्ट का कोई मतलब है? या ऐसे देश जैसे साउथ अफ्रीका हो गया या कुछ और देश हो गए, ये कह दें कि हम निंदा करते हैं, ये किडनैपिंग है, इसका कोई मतलब बचा है क्या? आप देखिए, मैं बार बार शुरू से यही बता रहा हूं कि लड़ाई ड्रग कार्टेल्स और फेंटनिल जो सब्सटेंस है वो अमेरिका में वेनेजुएला ने सबसे ज्यादा पुश किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोलंबिया भी इस पे पीछे है, कोलंबिया भी उतना ही भागीदार है। अब दिक्कत यह है कि जो सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने वेनेजुएला पे इतने सालों से, हुगो चेवेज के टाइम से लेके मडूरो तक, ये इतने ज्यादा हावी हो गए वेनेजुएला की पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक सपोर्ट जीरो हो गया फॉर मडूरो एंड हिज गवर्नमेंट। और पॉलिटिकल असैसिनेशंस और पॉलिटिकल अरेस्ट होने लग गए ऑपोजिशन लीडर्स के। तो बेसिकली जो जनता थी वेनेजुएला की, उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश था, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अमेरिका ने डॉलर पानी की तरह बहाए हैं। उन्होंने ड्रग कार्टेल्स में जो अरेस्ट हुए हैं, वो ड्रग कार्टेल्स के मेंबर्स के जरिए इन्होंने रिवर्स बैक ट्रैक करके इन्होंने डॉलर्स और घूस खिलाई है टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ताकि बिना खून खराबे के ये मडूरो को उठा सके उसकी लोकेशन से। तो इसलिए, वरना ये मुमकिन ही नहीं है कि बिना कोई गोली चले, बिना कोई कोलैटरल के आप किसी देश के हेड ऑफ स्टेट को किडनैप करके ले जाए। तो देखें, ये मिली भगत है और ये साफ दर्शाता है कि वेनेजुएला की जनता का कोई भी सपोर्ट नहीं था मडूरो के साथ। इसलिए इस ऑपरेशन को पैसे के दम पे, ब्राइबरी के दम पे अंजाम दिया गया। और जैसे कि CIA इन्फिल्ट्रेट कर चुका था इनके अपैरेटस को और इंटेलिजेंस भी पूरी थी। पर मैं इस बात पे हैरान हूं कि KGB ने कोई अपडेट नहीं दिया वेनेजुएला को। MSS जो चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, उसने कोई अपडेट नहीं दिया वेनेजुएला को। तो जाहिर सी बात है कि CIA बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही है। आप इसको इस तरह से समझिए कि चीन का जो सपोर्ट है, चीन का जो सपोर्ट है वो बेसिकली एक धोखा है। जो चीन का सपोर्ट है वो बेसिकली एक धोखा है, जहां उनको लगता है कि उधर युद्ध में उतरने से हमारी कैजुअलिटी हो सकती है, हमारा आर्थिक नुकसान हो सकता है, हमारे हथियारों की पोल खुल सकती है। वो वहां तो ना तो आज तक वहां गए हैं, ना वो कभी सीधे युद्ध में उतरेंगे। वो बचते हैं और लगातार बचते रहेंगे। मदुरो जैसे लोग इस धोखे के ट्रैप में शामिल होते रहेंगे तो वो इसी तरह से पकड़े जाएंगे। क्योंकि मार्को रूबियो तो अब ये बोल रहे हैं कि ये तो राष्ट्रपति है ही नहीं, वहां की सरकार कोई वैध सरकार है ही नहीं। हमने जिसको पकड़ा है, हमने राष्ट्रपति को थोड़ी पकड़ा है, हमने तो एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो ड्रग कार्टेल को ऑपरेट कर रहा था या जिसकी शय पे यह सारा काम हो रहा था। तो मैं, चौबे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, NND दुबे साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक्स DIG हैं BSF के।
एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति का एक बयान आया है। मैं चौबे जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कोलंबिया के राष्ट्रपति का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि यूएन की बैठक बुलाई जाए। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि यूएन की बैठक बुलाई जाए। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वेनेजुएला के आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया। आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। वेनेजुएला के आर्मी चीफ ये बात कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। तो क्या करने वाले हैं सर? क्या करने वाले हैं? वेनेजुएला के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? मुझे यह बात बताइए कर्नल चौबे। यह बहुत सीधा सवाल है कि आप सरेंडर नहीं करने वाले तो क्या करने वाले हैं? दुबे साहब के पास मैं जाऊंगा, लेकिन चौबे जी मुझे बताइए कि क्या करेंगे वहां के जो आर्मी चीफ हैं जो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। आपके देश में घुस गए, इतने अटैक करके कोई चला गया, आप बताएं कि आपने एक हेलीकॉप्टर मारा, आपने उनका एक सिपाही मारा और कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये केवल दिखाने के लिए नूरा कुश्ती हो रही है क्या? सर म्यूट है आप। बिल्कुल ठीक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ये नूरा कुश्ती या खाली ऑप्टिक्स की बात चल रही है। देखिए, एक नोबेल लॉरिएट जो हैं वो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में आके बैठाए गए थे और उस समय आर्मी चीफ वकारुज्जमान जो थे उन्होंने फैसिलिटेट किया था बेगम खालिदा जिया को वहां से निकालने के लिए, जी सॉरी शेख हसीना वाजिद को वहां से निकालने के लिए। और फिर अब जाके वो जो भी है उनके हुक्म मान रहे हैं। ये वैसा ही कुछ किस्सा वेनेजुएला में भी आपको दिखाई देगा। एक नोबेल लॉरिएट वहां तैयार है आने के लिए और वो जो है पॉपुलर सपोर्ट से वहां पर बैठेंगी। उस समय बांग्लादेश में जो थी वो सब कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हुए थे। मैं इंटरनल डिस्टर्बेंस को बड़े ज्ञान से बोल रहा हूं। और वैसा यहां पर जो है वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन हुआ, बाकी कोई नई बात नहीं है। अमेरिका एक्सटर्नल इंटरवेंशन पहले आपको बताया था एम्बेसडर वोरा ने। उससे पहले अगर आप जाएंगे सन 83 में 8 दिन में ग्रेनाडा के जो चीफ थे, जो कि वहां के रूलर थे, जो कि कम्युनिस्ट थे, मॉरिस बिशप, उनको भी निकाला गया था। 8 दिन के अंदर में उनको आउट किया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और बहाना ये लिया गया था अगेन डिस्टर्बेंसेस, ड्रग कार्टेल, और वहां से 600 अमेरिकन स्टूडेंट्स को निकालने की बात की जा रही थी। तो अमेरिका जो है ये करते आ रहा है। रही बात एक डिस्कशन की कि क्या अमेरिका मानेगा, यूएन का क्या सवाल है, तो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। एक देश है निकरागुआ। निकरागुआ में कॉन्ट्रा रिबल्स का सपोर्ट करती है अमेरिका और निकरागुआ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। यूएसए जो है को डायरेक्ट किया जाता है कि आप रेपरेशन देंगे, आप इनका हर्जाना देंगे, आप कॉन्ट्रा रेबल्स को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है यूएसए, उसको ठेंगा दिखाता है और अपना काम जारी रखता है। और ये देखिए, आप देखिए, मैं कुछ बड़ी खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं उनमें से कुछ छानकर खबरें अपने दर्शकों को बता रहा हूं। और एक खबर आप देखिएगा, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनका अभी बयान है। और बयान क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला पर अटैक को लेकर स्टारमर बोले हैं, क्या बोले हैं? मैं ट्रंप से पूछूंगा कि असल में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा, स्टारमर ने कहा है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं ट्रंप से पूछूंगा कि असल में क्या हुआ है। अब यह बयान है या मजाक है, ये स्टारमर ही जाने और ट्रंप ही जाने। लेकिन मैं एनएनडी दुबे साहब आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि मैं ट्रंप से पूछूंगा कि क्या हुआ है। मतलब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ये बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। अगर आपको बयान जारी नहीं करना तो सर मत कीजिए, लेकिन क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये समझ ही नहीं है कि इंटरनेशनली संप्रभुता क्या होती है, देश कैसे चलते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं? ऐसा है कि ये there's a entire European group, they are a hypocrite. आप क्या समझते हैं कि ट्रंप ने क्या किया? और ये दुबे साहब, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है आपकी, वो थोड़ा सा दुरुस्त कराइए, थोड़ा सा दुरुस्त कराइए। इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इसी सवाल को लेकर मैं तूर साहब आपके पास आना चाहता हूं। थोड़ा सा ये समझाइए कि ये क्या पूरी दुनिया जो है वो बताने की कोशिश कर रही है इस वक्त। देखिए, ये नेगोशिएटेड एग्जिट है। ये बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही थी। मडूरो की टीम लगातार अमेरिकन के साथ बात कर रही थी और नेगोशिएटेड एग्जिट इसलिए कहता हूं कि बहुत आसान था यहां पे एक बॉम्ब गिराना और इन्हें मार देना।
इट वॉज वेरी इजी, इंफॉर्मेशन पूरे टाइम थी। और देखिए, जब पूरा मुल्क एक सरकार के खिलाफ है तो बहुत आसान होता है इंटेलिजेंस लीक करना और लीडर्स की पोजीशंस देना, और इंटेलिजेंस लीक इज अ नॉर्मल थिंग। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि CIA ने अपना गढ़ जमा लिया था। मोडुरो ने अपनी जिंदगी की नेगोशिएशन की है, जिसकी वजह से उसे इतनी स्मूथली और शांतिपूर्वक रातों रात उठाया गया है, बिना कोई गोली चले, बिना उसके कोई पर्सनल बॉडीगार्ड्स को गोली मारे। ये वारदात को अंजाम दिया गया है। इट इज अ नेगोशिएटेड एग्जिट, और ये बहुत ही हाई लेवल पे हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व होंगी, विच वुड इंक्लूड एसेट्स ऑफ मोडुरो अब्रॉड, एंड उसके जो सीक्रेट अकाउंट्स हैं और जो गोल्ड है वो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। ऑयल को लेके डील हुई होगी। अब जिसकी वजह से अब जो नोबेल लॉरिएट हैं उनको अब प्लेस किया जाएगा एक स्टूज के तौर पे, एक प्यादे के तौर पे बाय अमेरिका, और जैसे अमेरिका ने स्क्रिप्ट लिख के दिया है वो फॉलो होगा। तो देखिए, जैसे सर भी बता रहे थे मयंक सर की ग्वाटेमाला, और मतलब देयर हैव बीन मोर देन 25 कूज इन साउथ अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। मतलब कम से कम 30 कू हुए हैं, जिसके अंदर CIA ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है, जिसके अंदर वो ब्राइबरी, बैकडोर नेगोशिएशंस। बिल्कुल, ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि अभी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी कहां खड़ी है। एक ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं कि वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ जो है वो कौन कौन से लोग आए हैं, किस किस देश ने क्या कहा है। एक तरफ ट्रंप खड़े हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, लेकिन कहा क्या क्या जा रहा है वो एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि रूस की तरफ से यह कहा गया कि हमले का कोई ठोस कारण नहीं था, हमले का कोई ठोस कारण नहीं था, वैचारिक दुश्मनी कूटनीति पर हावी रही है, यह कहा गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, यह रशिया की तरफ से कहा गया है। और मैं चाहता हूं कि यह भी दिखाया जाए कि किस तरह शी जिनपिंग इस मामले को लेकर, चाइना इस मामले को लेकर क्या कह रहा है, चाइना का स्टैंड क्या है। चाइना का स्टैंड यह है कि वेनेजुएला पर हमला करना गलत है, हम वेनेजुएला के साथ खड़े हुए हैं। हमले के खिलाफ कौन कौन है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, शी जिनपिंग, हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो ईरान की तरफ से कहा गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला की संप्रभुता पर यह हमला है, गैर कानूनी हमला रोकने के लिए एक्शन हो। एक्शन कौन ले? गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसी तरह क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये लोगों को डराने धमकाने जैसा है, हमले का कोई ठोस कारण नहीं है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है ये वो देश हैं जो इस हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना चाहता हूं। बड़ी खबर यह है कि चीन के दूत के साथ एक मुलाकात हुई थी मदुरो की, और चीन के दूत से जो मुलाकात हुई उसके अगर आप घंटों में इस बात को गिनना चाहें तो 10 घंटे के बाद यह हमला हो गया। क्या इसका एक बड़ा एंगल यह भी हो सकता है कि कोई और सेफ एग्जिट तलाश रहे थे मदुरो, और उस सेफ एग्जिट को देने के बजाय अमेरिका ने यह प्रेफर किया कि अब इनको उठा लिया जाए, और इस तरीके से उठा लिया जाए क्योंकि एनएनडी दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ AK सिवात साहब जुड़े हुए हैं। सिवात जी, मैं चाहता हूं एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि चीन के दूत से मुलाकात 10 घंटे पहले ही हुई थी, यानी कुछ तो प्लान कर रहे होंगे जिसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्राइक सामने आया। देखो राम, मैं एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि चीन को कुछ नहीं पता चला। ये जो ऑपरेशन हुआ ये काफ़ी सीक्रेट था, ये अमेरिका के अलावा और किसी को नहीं पता था। डेल्टा फोर्स ने ये ऑपरेशन किया, आधे घंटे में सब कुछ ख़त्म कर दिया, और ये सच्चाई है। मुझे लगता नहीं कि कोई डील हुई थी। हाँ, उसको क्यों नहीं मारा गया, उसकी वजह यह है कि क्योंकि उसको उन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है। न्यूयॉर्क में केस लगा दिया है कि उसके नेक्रो टेररिज्म के लिए और उसको बेसिकली इलीगल माइग्रेशन के लिए उसके ऊपर केस चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो देश बोल रहे हैं, रूस है, चीन है, या बाकी जो देश है, ईरान है,
ये बोलेंगे, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। जो एक्शन होना तो हो चुका है, और ये मुझे लगता है कि डेल्टा फोर्स की एक प्रकार से बड़ी अच्छी जीत है। बहुत अच्छा ऑपरेशन, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, एक अच्छा ऑपरेशन था। और इसके अंदर CIA पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी, उसने अपनी बेस बना दी थी। अंदरूनी जो हालात अच्छे नहीं थे, कुछ उसके साथ स्लीपर सेल आए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर भी आए हैं। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये मुझे लगता है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा ऑपरेशन, और आधे घंटे में इन्हें खत्म कर दिया और निकोलस को ले चले। अब ये बात कर रहे हैं इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि हम अभी वेपन नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। वो किससे लड़ोगे, कहां लड़ोगे? मुझे लगता नहीं कि कोई ये ज्यादा देर चलेगा। इसकी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो प्रो अमेरिका आएगी, वो अमेरिका इंश्योर करेगा। अमेरिका को इसके ऑयल के जो रिजर्व हैं उसकी तरफ नजर है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन एक तस्वीर में मदरो की जरूर दिखाना चाहता हूं। जो मदरो, ये हैं कौन, इनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जानने चाहिए, और क्यों वहां की जनता जो है वो मदरो के पकड़े जाने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये निकोलस मदुरो, इनकी पहचान क्या है, इनका काम क्या था। 1962 में काराकास में इनका जन्म हुआ। इसके साथ साथ पहले बस ड्राइवर थे, बस ड्राइवर की नौकरी करते थे, बाद में मजदूर यूनियन के नेता बने। 1999 में ये राजनीति में एक्टिव हुए, 1999 में एक्टिव हुए। इसके बाद 2000 में संसद के सदस्य चुने गए, 2013 में अंतरिम राष्ट्रपति बने, 2013 में ये अंतरिम राष्ट्रपति बने, और इसके बाद फिर इन्होंने चुनाव जीता, फिर राष्ट्रपति। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने, ये निकोलस मदुरो, और 2025 में तीसरी बार राष्ट्रपति बने। लेकिन मुख्य बात यह है कि यूएस ने इनको राष्ट्रपति नहीं माना, वो अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। और अब पहले 450 करोड़ का इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया, और फिर अब जाकर बंधक बना लिए गए हैं निकोलस मदुरो। तो आप अपने देश में कम से कम इतने अलोकप्रिय ना हो जाएं कि आपकी सेना पीछे हट जाए, आपके लोग पीछे हट जाएं, जनता पीछे हट जाए, आप केवल नाम के राष्ट्रपति बने रह जाएं। यह भी आपको देखना पड़ेगा, और बाकी पूरी दुनिया क्या कर रही है वो मैंने आपको दिखाया है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH